नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में सभी गतिविधियां सामान्य। जम्मू डिवीजन के 5 जिलों में पूरी तरह से हटाई गई धारा 144। खुले सभी स्कूल और कॉलेज। अनंतनाग में स्थानीय निवासियों से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, बगैर डर के त्योहार की तैयारियों में जुटे लोग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ब्लॉक विकास समितियों के चुनाव की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश। विकासवादी सकारात्मक राजनीति का वाहक बने मीडिया। रांची में प्रभात खबर के 35वें स्थापना दिवस समारोह में बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। झारखंड के लघु और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का भी किया शुभारंभ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 2 साल पूरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपराष्ट्रपति के 2 साल के कार्यकाल पर आधारित किताब लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग का कल चेन्नई में करेंगे विमोचन। पुस्तक में उपराष्ट्रपति के 330 प्रमुख कार्यक्रमों और राज्यसभा सभापति के रूप में उपलब्धियों का जिक्र। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मूसलाधार बारिश के बीच राहत और बचाव काम जोरों पर। केरल में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सांगली में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। और राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस को नए अध्यक्ष का इंतजार। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नए प्रमुख के नाम पर मंथन जारी। 5 समितियों की राय पर रात 8 बजे से होगा विचार। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, जहां अब हालात सामान्य हो रहे हैं। घाटी में लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं। सड़कों पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद आम जनजीवन पर असर नहीं पड़ा है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और सभी हिस्सों में शांति है। जम्मू डिवीजन के 5 जिलों में पूरी तरह से धारा 144 हटा ली गई है। स्कूल और कॉलेज भी आज से खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक घाटी में उत्पन्न हालात का जायजा लेने खुद निकले। शुक्रवार को उन्होंने श्रीनगर शहर के कई इलाकों का दौरा कर जमीनी स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और उन्होंने अस्पताल का दौरा कर चिकित्सा सुविधाओं का जायजा भी लिया। राज्यपाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ब्लॉक विकास समितियों के चुनाव की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश दिया। हॉस्पिटल्स आर वर्किंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। ज़्यादातर डॉक्टर्स हाजिर थे। एयरपोर्ट पे हमने 2 बसें लगाई हैं। सुबह से वो लोगों को लाती ले जाती हैं और टीआरसी पे छोड़ देती हैं। एसेंशियल सर्विसेज में पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन 1600 कर्मचारी ऑन ड्यूटी हैं जो काम कर रहे हैं। पूरे कश्मीर में 10,000 लोग हैं जो इनकी ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हेल्पलाइन डीसी के ऑफिस में हमने लगवाई थी। राशन का स्टॉक 2 महीने का हमारे पास है। अगस्त का डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। मोबाइल वैन में दे के आज हमने शहर में भेजा था। 2 बजे तक सारा ख़त्म हो गया था। खूब बड़ा है, कोई कमी किसी तरह की नहीं है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का लोगों पर काफ़ी सकारात्मक असर पड़ा है और कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उससे बहुत एक तरह से कूलिंग इफेक्ट हुआ है। और हम लोग भी, सारा प्रशासन लगा हुआ है, हमारे चारों एडवाइज़र लगे हैं, डोभाल साहब हैं, सब लोगों से हम आउटरीच कर रहे हैं। और यही नहीं कर रहे हैं, सब ज़िलों में कर रहे हैं। हमारे जो सरपंच चुने गए हैं वो लोगों में जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी
नॉर्मल सी रेस्टोर होगी। जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, तो ईद को हम बहुत बढ़िया तरीके, ईद से पहले थोड़ा छूट देंगे, ईद के दिन छूट देंगे, ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। और इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अनंतनाग का दौरा किया और स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की। अजीत डोभाल ने ईद उल अजहा के मौके पर खरीदारी कर रहे लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना। एनएसए अजीत डोभाल लगातार आतंकवाद प्रभावित इलाकों में जाकर आम लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही उन्हें बेहतर भविष्य का भरोसा भी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज अनंतनाग का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में छिटपुट प्रदर्शन हुए और इनमें से किसी भी प्रदर्शन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हुए। गृह मंत्रालय ने विदेशी मीडिया में चल रही उन खबरों को भी सिरे से खारिज किया है जिनमें अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की बात कही गई है। मीडिया में खबर आई थी कि इस प्रदर्शन में 10,000 लोग शामिल हुए। गृह मंत्रालय ने ऐसी खबरों को निराधार बताया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल करने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। विश्व की बड़ी शक्तियों को इस मुद्दे पर दखल देने की अपील कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि भारत ने ये फैसला संवैधानिक दायरे में रहकर किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य होने के पक्षधर हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यूएनएससी के अध्यक्ष जोआना रोनक्का ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। यूएन ने साथ ही पाकिस्तान को 1972 शिमला समझौते का रास्ता भी दिखाया है। जम्मू और कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान ने यूएनएससी को खत लिखकर दखल देने की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जम्मू और कश्मीर में मौजूदा स्थिति पर अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। यूएन ने पाकिस्तान के दूत मलिहा लोधी ने मामले में यूएन से हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जिसके बाद हस्तक्षेप करने की इस मांग को ठुकराया गया है। और इस बीच अमेरिका ने भी कहा है कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टागस ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने पाकिस्तान से शांति और संयम बरतने की बात कही और कहा कि अमेरिका कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नीति ये रही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों को ही इस मुद्दे पर बातचीत की गति और गुंजाइश को लेकर फैसला करना है। और वहीं चीन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान को पड़ोसी मित्र मानता है और चाहता है कि दोनों देश शिमला समझौते के माध्यम से कश्मीर मुद्दे को सुलझाएं। और अब बात करते हैं देश में बाढ़ की स्थिति को लेकर। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ ने आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम महाराष्ट्र में भयावह बाढ़ ने 329 गांवों पर बहुत बुरा असर दिया है। करीब 1 लाख हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई है। पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने 154 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कोल्हापुर, सांगली और सतारा में बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। बाढ़ से पानी उतरने के बाद नई चुनौती सामने आएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 10,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की।
और इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बेलगांव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत केंद्रों का दौरा किया और बचाव और राहत अभियान की समीक्षा की। कर्नाटक के उत्तरी और तटीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कोडागु में बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, प्रहलाद जोशी और सुरेश अंगाड़ी ने भी राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उधर केरल में भी लगातार हो रही बारिश से जानमाल को भारी नुकसान हो रहा है। बारिश का कहर अब भी जारी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ली है। राज्य के 988 राहत शिविरों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। वायनाड से सबसे ज्यादा लोगों ने इन शिविरों में पनाह ली है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया को जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को तवज्जो देने और जनता के पक्ष को आगे रखने की सलाह दी है। झारखंड दौरे पर प्रभात खबर के स्थापना समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदान और मतदाताओं के जातीय विश्लेषण सही नहीं है। उन्होंने मीडिया जगत से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने को भी कहा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत की एकता, अखंडता और देश की संप्रभुता की रक्षा जरूरी है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जब भी देश की एकता और अखंडता से जुड़ा मामला हो तो सभी को एक सुर में बोलना चाहिए। मीडिया को समाज के सामने सिर्फ खबरें पेश करनी चाहिए और अपना पक्ष रखने की बजाय लोगों के पक्ष को तवज्जो देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को प्रभात खबर की 35वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में ये बात कही। रांची में हुए इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और मीडिया एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों ही संस्थान जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं। आज जब हम बढ़ती और बदलती जन अपेक्षाओं के युग में रहा है, तब आवश्यक है कि हम भी अपने स्थापित पूर्वाग्रहों के त्याग और जन अपेक्षाओं को सुरक्षित दे। मीडिया को भी विकासवादी सकारात्मक राजनीति का वाहक बनना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जन केंद्रित मुद्दे उठाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव भविष्य के विकास के एजेंडे पर लड़े जाने चाहिए और उम्मीदवार के आचरण, विचारधारा, क्षमता और निष्ठा के आधार पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव भविष्य के विकास के एजेंडा पर लड़े जाना चाहिए। उम्मीदवारों का आचरण, विचारधारा, क्षमता और निष्ठा के आधार पर चुनाव होना चाहिए, न कि जाति, धर्म, बाहुबल, धन बल या आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर चुनाव। हमारे नागरिकों का विशेषकर युवाओं की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है, इसको अवॉइड करना चाहिए। चुनाव में कुछ अवॉइड करना, कुछ स्वीकार करना। उपराष्ट्रपति ने मीडिया संस्थानों से पर्यावरण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने में सहयोग की अपील भी की। प्रभात खबर की 35वीं सालगिरह के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में डाक टिकट और विशेष लिफाफा जारी किया। साथ ही देश और राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान करने वालों को झारखंड गौरव सम्मान भी प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रभात खबर के पूर्व प्रधान संपादक और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी उपस्थित रहे। रांची से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रांची में आज मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ भी किया। रांची के हरमू मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने झंडी दिखाकर कृषि सारथी रथ को रवाना किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और किसानों के विकास के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से किसानों को परिचित कराने के लिए चलता फिरता सूचना केंद्र किसान सारथी गांव-गांव जाकर किसानों में जागृति का प्रसार करेगा और उनके सशक्तिकरण का कारक बनेगा। इस योजना में राज्य के सभी लघु और सीमांत किसान जिनके पास
अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन होगी उन्हें 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड में किसानों की आमदनी बढ़ाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यम या शिल्प या अन्य ग्रामीण उद्योगों को भी लगाएं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे न केवल आमदनी और ग्रामीण उद्यमिता बढ़ेगी बल्कि कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। कृषि में लगे हुए लोग हमारा देश के लिए, हम सब के लिए अन्न वो पैदा करके हमको देते हैं, तो इसलिए उनका भूमिका महत्वपूर्ण है। उनका संरक्षण करना, उनका योगदान उनके लिए करना और उनका आमदनी को द्विगुना करने के लिए पूरा प्रयास करना, ये केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का काम है। मित्रों, ये पीएम किसान सम्मान योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये दोनों किसानों के हित में है। ये आवश्यक है, ऐतिहासिक योजना है। कृषि लाभदायक होने के लिए जो भी नीति लाना है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर ला रहे, और आने दिनों में और भी कुछ नीति में बदलाव चाहिए और गुणात्मक बदलाव चाहिए। यू नीड टू हैव स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस हैज टू बी द प्रायोरिटी। देश के सबसे महत्वपूर्ण देश के सामने एजेंडा होना चाहिए खेती को लाभदायक बनाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 2 साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग के नाम से इस पुस्तक में पिछले 2 साल में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों आयोजित उपराष्ट्रपति के 330 प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां हैं। बीते 2 साल में उपराष्ट्रपति ने देश भर में 67 दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है और छात्रों के साथ 35 बार वार्ताएं की हैं। उपराष्ट्रपति ने 97 विज्ञान और तकनीक अनुसंधान संस्थाओं की यात्रा भी की है और इस दौरान 25 मौकों पर विशेष व्याख्यान भी दिए हैं। पुस्तक में उपराष्ट्रपति की 19 देशों की यात्राओं का भी जिक्र है। एम वेंकैया नायडू देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने पनामा, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका और माल्टा की यात्राएं भी की हैं। इसके अलावा पुस्तक में राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लंबी चली लोकसभा की कार्यवाही को सफलतापूर्वक चलने के लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। इस बार अधिकतर सांसदों ने अपने क्षेत्र की आवाज सदन में उठाई है। सभी सांसदों ने अनुशासन, नियम और प्रक्रिया का विशेष ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि 1952 से लेकर अभी तक का ये सबसे सफल संसदीय सत्र रहा है। इस बार संसद को पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 80% सांसदों ने संसद को पेपरलेस बनाने पर अपनी सहमति दी है, जिससे करोड़ों रुपए की बचत होगी। नए संसद भवन के विषय में कई स्तर पर सुझाव मांगे गए हैं। आधुनिक तकनीक से युक्त भवन अवश्य जल्द बनेगा। 1952 से अभी तक कार्रवाई के दौरान अच्छे भाषण का संग्रह बनाया जाएगा। मेरी कोशिश है कि अगले सत्र तक 80% मान्य सदस्यों ने सहमति दी है कि हम पेपरलेस संसद बनाने में सहयोग करेंगे और करोड़ों रुपया संसद का बचाने में हम इसके कामयाबी होंगे। चीन के साथ संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को बीजिंग के लिए रवाना होंगे। 3 दिन की बीजिंग यात्रा के दौरान वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सांस्कृतिक और आवाम के बीच संपर्क को लेकर बने उच्च आयोग की अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के देश में बने
जो सुबह हैं उन्हें दूर करने के लिहाज से इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस बैठक में मीडिया, कला, संस्कृति और पर्यटन के मुद्दे पर भी बात होगी। इस बैठक के समानांतर दोनों देशों की मीडिया के संपादकों की भी अलग से बैठक होगी। विदेश मंत्री जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अलग से बैठक भी होगी, जिसमें आपसी मामलों के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के अलावा हिंद प्रशांत, आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के अलावा अन्य वैश्विक मुद्दों पर बात होगी। हाल ही में चीन में अनुच्छेद 370 के मामले में पाकिस्तान की बातों को मानने से इनकार कर दिया था और बातचीत से मसलों का हल करने की सलाह दी थी। उधर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी रविवार को 3 दिन की यात्रा पर रूस के सुदूर पूर्व व्लादिवोस्तोक की यात्रा पर जा रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री भी जाएंगे। योजना है कि रूस के साथ भारत किन और क्षेत्रों में सहयोग के अवसर बना सकता है। रूस के इन इलाकों में खनन, रेलवे, कृषि, कोयला और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश हो सकता है। इसलिए वाणिज्य मंत्री एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारी भरकम व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सितंबर के पहले हफ्ते में व्लादिवोस्तोक की यात्रा पर जाएंगे, जहां वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के मुख्य अतिथि होंगे। इसका आयोजन रूस ने किया है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के परिवार के सदस्य, राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी वीवी गिरी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। वीवी गिरी का जन्म ओडिशा के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्होंने कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। वीवी गिरी 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने गए थे और 24 अगस्त 1974 तक इस पद पर वो बने रहे। वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद से अभी तक पार्टी को नया प्रमुख नहीं मिल पाया है। आज इसी सिलसिले में कांग्रेस कार्य समिति की दोपहर में बैठक हुई, लेकिन पार्टी प्रमुख के नाम पर फैसला नहीं लिया जा सका। दोपहर को बैठक के खत्म होने से पहले ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक छोड़ दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन के मामले में वो और राहुल गांधी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में 5 समितियों से विचार विमर्श कर वहां के नेताओं से इस बारे में सलाह ली जाएगी। अब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थोड़ी देर में दोबारा शुरू होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के नए प्रमुख के बारे में विचार विमर्श पूरा कर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने 5 सब ग्रुप्स बनाकर देश के अलग अलग हिस्सों से आए कांग्रेस अध्यक्षों, सांसद गणों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों, विधायक दल के नेता, उन सब से मंत्रणा की है और कुछ मंत्रणा अभी भी चल रही है। और आज पूरे विश्व भर में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। देश में पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में उपयोग हुए तेल को एक बार फिर इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है इस्तेमाल के बाद, और जिससे पर्यावरण को हो रही दिक्कतों को लेकर सेहत की भी बात की जाती है, जिससे काफी नुकसान होता है। अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसे लेकर एक नई पहल की है। यूज्ड कुकिंग ऑयल के फेंकने से समुद्र प्रदूषण जैसे बहुत से नुकसान पर्यावरण को तो है ही, साथ ही सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी इसका एक कारण है। इससे निपटने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी RUCO की पहल की है, जिससे उपयोग हुए तेल का सही इस्तेमाल हो सके, जिससे किचन में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में बदला जा सकेगा। इस बायोडीजल से गाड़ियां सड़कों पर दौड़ सकेंगी। विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि थे। बायोडीजल
हमें लगता है कि बायोडीजल सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है। बहुत सारे, जैसे हम यूज्ड कुकिंग फ्यूल, तो कुकिंग ऑयल तो एक है, अनेक रोजमर्रा की ऐसे अनेक रॉ मटेरियल हमारे सामने उपलब्ध है जिसमें से हम बायोडीजल निकाल सकते हैं। Who have some financial strength also, if they take up a movement in the country for eliminating all forms of waste and converting it into all forms of wealth, I think it will be a great idea. इस मुहिम में 3 बड़ी कंपनियां भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं। भारत सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने RUCO का स्टिकर जारी किया है, जो हर एक रेस्टोरेंट पर लगेगा। यानी रेस्टोरेंट अपना इस्तेमाल किया हुआ तेल कंपनी को बायोडीजल के लिए दे सकेंगे। उनमें ये स्टिकर लगाया जाएगा और एक खास मोबाइल ऐप के जरिए यूज्ड कुकिंग ऑयल को ट्रेस किया जा सकेगा। On this occasion, we are taking this opportunity to release a RUCO sticker which will be pasted on the premises or doors of restaurants, hotels, other food businesses that are RUCO compliant. पूरी दुनिया में ऊर्जा की खपत तेजी से हो रही है। कहीं ये खजाना खत्म न हो जाए, हमें ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में भी सोचना होगा ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ मेलिना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।